तो गाइस, मैं आनंद सिंह यादव। तो मैं आज आप लोग के लिए सिक्स सेमेस्टर का सोशोलॉजी फर्स्ट पेपर के रामाकृष्ण मुखर्जी के चैप्टर से मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो पेपर के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय के। तो देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो रामाकृष्ण मुखर्जी हमारा जो है ये चैप्टर है, रामाकृष्ण मुखर्जी का नाम से है, सोशोलॉजी फर्स्ट पेपर का है। और जो ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, इधर जाहिर से एग्ज़ाम बात है कि अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सिक्स सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम तो वैसे भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अप्रैल क्या मई से स्टार्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो रामाकृष्ण मुखर्जी का जन्म कब हुआ था। तो रामाकृष्ण मुखर्जी का जन्म जो है वो 1919 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चंस वैसे तो मैंने पेपर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस में डेट ऑफ बर्थ, जन्म इनका पूछते हैं, मृत्यु भी पूछते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था रामाकृष्ण मुखर्जी का जन्म कब हुआ, तो 1919 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रामाकृष्ण मुखर्जी कब भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष रहे। तो वो 1972 से 74 तक जो है वो रहे हैं, मतलब कि अध्यक्ष रहे हैं समाजशास्त्री के। तो रामाकृष्ण मुखर्जी कब अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के कार्यकारिणी के अध्यक्ष रहे, तो वो है 1974 से 78। जो 1972 से 74 क्या होगा ना, देखिए इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्या कन्फ्यूजन क्या ये हो जाएगी कि देखिए जो भी है, पहली बात तो ये कि रामाकृष्ण मुखर्जी का जो भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष रहे, तो ये देखिएगा चीज़ देखिए कि वो भारतीय समाजशास्त्री के थे। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्री देख सकते हैं, भारतीय समाजशास्त्री। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन में देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय है। समझ रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय है। तो अंतर्राष्ट्रीय वाले में जो जाएगा वो 1974 से 78 तक रहेगा। और जो 1972 से 74 है वो भारतीय है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रामाकृष्ण मुखर्जी कब भारतीय समाजशास्त्री के थे और कब अंतर्राष्ट्रीय के थे। तो देख सकते हो जो अंतर्राष्ट्रीय वाला है वो 1974 से 78 तक है। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शोध कार्य रामकृष्ण मुखर्जी का है। ठीक है, तो देख सकते हैं रामाकृष्ण मुखर्जी जो थे वो समाजशास्त्र में जो भी था उन्होंने क्या किया, देखिए परिवार एवं नातेदारी का भी उन्होंने शोध, उस पर भी शोध किया। कृषक सामाजिक संरचना पे भी शोध किया उन्होंने। भारत में सामाजिक परिवर्तन पे भी उन्होंने शोध किया। तो अगर ये चारों में से अगर आंसर आता है कि ये सभी लगाने, तो मान चलिए जैसे सपोज है कि क्वेश्चन में दे दिया निम्नलिखित में कौन सा शोध कार्य रामकृष्ण मुखर्जी का है। हो सकता है ऑप्शन चेंज हो क्वेश्चन में, लेकिन शोध कार्य जब आएगा तो अगर परिवार एवं नातेदारी है, हो सकता कभी कभी एक क्वेश्चन थे एक ऑप्शन में आ जाए कि परिवार एवं नातेदारी में मतलब शोध कार्य किसका है, तो हो सकता है नाम आ जाए रामाकृष्ण मुखर्जी का, किसी और का। तो अगर वैसा नॉर्मली देते हैं कि परिवार में कौन सा क्या इनके जो कौन कौन से शोध कार्य हैं, तो उस पर ये सभी पे ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रामाकृष्ण मुखर्जी की है। मैं हमेशा गाइस कहता हूँ कि पुस्तकें जो हैं, जो भी लिखे हैं रामाकृष्ण मुखर्जी हो या श्रीनिवास हो, किसी ने भी जो पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिटरली ये क्वेश्चंस में, बुकों में जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, उसमें पूछे जाते हैं। बुक्स कंपलसरी हैं कि एक आधी बुक्स ऐसी होंगी जो मतलब आएगा ही आएगा क्वेश्चंस में। तो बुक्स अधिकतर ध्यान रखिएगा, हाँ, क्योंकि इन्होंने लिखी हैं तो बुक के ध्यान से, जाहिर सी बात है। तो देखिए निम्न में कौन सी पुस्तक रामाकृष्ण मुखर्जी की है। रामाकृष्ण की पुस्तकें, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर है, सम विलेजेस ऑफ बंगाल है, या डायनेमिक्स ऑफ इन रूरल सोसाइटी है। तो ये सभी बुकें जो है रामाकृष्ण मुखर्जी ने ही लिखी हैं। तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस में घुमा देते हैं, जाहिर सी बात है बुकों को पूछने के लिए, तो ये इसमें ही ऑप्शन रहेगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, रामाकृष्ण मुखर्जी की सोशोलॉजिकल सोसाइटी की लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से कब सम्मानित किया गया। तो वो जो था वो उनको 2005 में सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, रामाकृष्ण मुखर्जी की पुस्तक सम विलेजेस ऑफ बंगाल कब प्रकाशित हुई। मैंने कहा था ना बुकों का बुक बहुत वैसे रहता है, तो इनकी बुक्स थी, तो वो 1971 में जो है प्रकाशित की गई थी।
इसके बाद देखते हैं वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर 1944 से 66 कब प्रकाशित हुई, तो वो 1977 में। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कृषक सामाजिक संरचना किसका शोध कार्य। मैंने अभी जस्ट आपसे ऊपर बात की थी कि जो कृषक सामाजिक संरचना किसका शोध कार्य, मैंने अभी कहा था ना कि जैसे शोध कार्य किसके किसके हैं, तो आपने ये सभी ऑप्शन था डी में सभी लगाया। मैंने अभी जस्ट कहा था कि क्वेश्चन में हो सकता है पूछ दे उल्टा करके क्वेश्चन को कि कृषक सामाजिक संरचना किसका शोध कार्य है, तो उसमें नाम आएंगे। अब देखिए मैंने कहा था जैसे कि श्रीनिवास का हो सकता है, देखिए इसमें प्रोफेसर डुबे का नाम दे दिया है। ठीक है, रामाकृष्ण मुखर्जी का नाम दे दिया है, और इसी के साथ जैसे जॉर्ज कू ने दे दिया है, प्रोफेसर देसाई दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, मैं बोल रहा था कि कृषक सामाजिक संरचना किसका कार्य है। भाई कार्य है किसी ना किसी का तो है, अब किसका शोध कार्य ये इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैंने बोला था कि कार्य किसका है, रामकृष्ण मुखर्जी का, रामकृष्ण मुखर्जी का। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी ने पीएचडी कब की, रामकृष्ण मुखर्जी ने पीएचडी कब की, तो उन्होंने पीएचडी जो 1948 में की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1948 में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रामकृष्ण मुखर्जी ने ग्रामीण समाज की ज्ञात्मक नामक अध्ययन को विभाजित किया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है, मान चलिए कि रामकृष्ण मुखर्जी किस विचारधारा से प्रभावित थे, तो वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, किस विचारधारा से प्रभावित, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, इसके बाद जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, तो उन्होंने प्रभावित थे। ठीक है, तो उन्होंने शोध कार्य किस पे किया, ग्रामीण समाज की क्रियात्मक नामक अध्ययन को विभाजित किया। तो उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, किसमें, कृषक समाज और आर्थिक संरचना में। तो देखिए कृषक जो किसान है वो भाई आर्थिक संरचना पर निर्भर करता है, और दूसरा जो सामाजिक संगठन और आर्थिक संरचना में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों में, ए व बी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुखर्जी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति निम्न में से किस विशेषता से संबंध है। जाहिर सी बात है भाई, मुखर्जी के अनुसार ग्रामीण जो गांव में लोग रहते हैं वो किससे भाई किस उनकी विशेषताएं क्या है, तो वो एक विशेष गांव या क्षेत्र से रहते हैं, एक विशेष जाति या समुदाय के होते हैं। अब आप लोग शायद देखे हो गांव में, तो जैसे गांव में गांव होते, तो जैसे मान लीजिए कहीं पे, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कहीं कहीं पे देखिए कोई मुस्लिम का गांव है या हिंदुओं का गांव है, तो ऐसे इसी तरह से, और उनका गांव जो एक विशेष क्षेत्र होता है, वो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, एक विशेष जाति या समुदाय में होते हैं, और परंपरागत पारिवारिक व्यवसाय से होते हैं। जैसे कि मान चलिए कोई किसान खेती का, तो वो उसका बेटा भी आगे खेती करेगा, वो चलता रहेगा। तो ये सभी चीज़ों में उन्होंने विशेषताओं से संबंध किया, तो इसका आंसर जो जाएगा वो डी जाएगा। वो आंसर कौन सा, डी, ये सभी जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी ने मुख्यतः कितने प्रकार के व्यवसायिक समूह का उल्लेख किया है। क्वेश्चंस जो ये है ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये रामकृष्ण मुखर्जी ने मुख्यतः कितने प्रकार के व्यवसायिक समूह का उल्लेख किया है, तो वो 9 पे है, उन्होंने 9 व्यवसायिक समूह का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसी के साथ 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 14वां क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यवसायिक समूह का उल्लेख रामकृष्ण मुखर्जी ने किया है। मैं क्या, वो ग्रामीण से थे, तो ग्रामीण में क्या, भूस्वामी होगा, कृषक होगा, शिल्पकार होगा, और इस ऑप्शन तो अगर आता है तो इसमें जो है ये सभी लगा देंगे, ये सभी पे उन्होंने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुखर्जी ने स्वयं के द्वारा उल्लेखित 9 व्यावसायिक समूह को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। व्यावसायिक समूह को, ठीक है, व्यावसायिक समूह को किया है, और ऊपर जो था वो व्यावसायिक समूह का उल्लेख किया है, और इसमें है भी मुखर्जी ने स्वयं के द्वारा निम्नलिखित में से देख सकते हैं कि जिसमें कितने बोला उन्होंने, 9 व्यावसायिक उन्होंने बोला है। तो कितने श्रेणियों में विभाजित किया, 3 श्रेणियों में, कितने, 3 श्रेणियों में उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक समूह प्रथम वर्ग में आता है। प्रथम वर्ग मतलब प्रथम वर्ग में जो भी है, तो पहली श्रेणी में कौन सा आता है, तो इसमें जो है देखिए निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक, तो उसमें भू मालिक आएगा जिसकी ज़मीन है, और दूसरा जो निरीक्षण करने वाला कृषक है जो उस ज़मीन पे खेती कर रहा होगा, ये प्रथम वर्ग में आते हैं। क्योंकि जो भी है, पहले तो देखिए भू मालिक हो गया, जब तक ज़मीन नहीं होगी तब तक किसान खेती कहाँ करेगा। जब ज़मीन मिल जाए तो वो उस पर खेती करता है, उसका निरीक्षण करता है, तो उस हिसाब से
करता है, मतलब कृषक, मजदूर नहीं, मजदूर जो होता है जो कृषक के अंदर काम करता है, जो फसलें काटता है, वो उनकी बात है। भू मालिक जिसकी ज़मीन है और वो किसान जो उस ज़मीन पर खेती कर रहा है, जो उसमें लागत लगाएगा, सब कुछ करेगा वो। तो ये दोनों जो है, इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ये दोनों, ए व बी वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक समूह द्वितीय वर्ग में आता है। तो द्वितीय वर्ग में जो है भाई, पहले तो भू मालिक हो गया, दूसरे इसमें शिल्पकार आ जाता है, व्यापारी है, सभी। क्योंकि देखिए जिसकी ज़मीन है वो पहले है भाई, वो प्रथम वर्ग से आता है, ठीक है। दूसरे वर्ग में क्या है, शिल्पकार हो गया, कृषक हो गया, व्यापारी हो गया, वो सब। जब किसान ज़मीन, जिसके ज़मीन होगा तो ज़मीन वाला ही जब फसल उगेगी कुछ होगा तभी तो वो बेचेगा बात। तो इसमें ऑप्शन पे ये डी वाले पे लगा देंगे कि भाई डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक समूह तृतीय वर्ग में आता है, ठीक है। तो तृतीय वर्ग का आप समझ रहे हैं, मतलब समझे, तृतीय वर्ग में थर्ड श्रेणी है किसी किसान या खेती करने में, जो थर्ड वाला है। तो उसमें क्या है भाई, देखो सीधी सी बात है, मालिक हो गया पहली वाले में, जो प्रथम वाले पे आता है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ क्या है, कि जो पहला वाला, जो फर्स्ट वाला है, उसमें क्या है भाई, ज़मीन हो गई, ठीक है, ज़मीन हो गई। दूसरे वाले पे जो सेकंड वाला है उसमें व्यापारी हो गया, ठीक है, उसमें व्यापारी लोग आ गए, जो व्यापार करते हैं या कृषक होता है वो आ गए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पर्सन में है, जो थर्ड वाला हम बात करें, जिसकी तीसरे समूह की बात करें, उसमें क्या है। अब देखिए उसमें क्या है, उसमें भाई ज़मीन पहली हो गई, दूसरा व्यापारी लोग। अब तीसरे में मान चलिए जैसे मैं मालिक हूँ तो मेरे पास ज़मीन है, मैंने ज़मीन किसी को दी तो वो सेकंड पे। अब जब वो दूसरा आदमी किसी तीसरे बंदे को अपने काम पे रखेगा, अपने लिए तीसरे पे, ठीक है। तो वो क्या, अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ज़मीन है, मैंने उस पर बिल्डिंग खड़ी है, बिजनेस कोई खोला, तो उस पर मैंने नौकरी के लिए लोग रखे, तो थर्ड वाले पे आएंगे। किसान है भाई, उस ज़मीन मालिक से उसने ले ली, ठीक है, ज़मीन जब उसने मालिक से ले ली तो क्या करेगा वो, ठीक है, ज़मीन जब मालिक से उसने ले ली है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, बटाई वाले को देगा। जो कि मैं किसान हूँ, मैं किसी को ज़मीन और देता हूँ कि भाई इतना करना है, आधा पैसा मेरा आधा तुम्हारा हो जाएगा। फिर खेतिहर मजदूर जो खेती में मजदूर करता है, बटाईदार भी, कि अगर मान लीजिए चले कि कोई मजदूर रखता है, क्योंकि वो अकेले तो खेती नहीं करता, तो किसी न किसी आदमी को रखेगा, और जाहिर सी नौकरी पेशा भी है। तो थर्ड वाले में, तीसरे वाले में ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये डी, ये सही है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मुखर्जी के अनुसार भूस्वामी के व निरीक्षण करने वाले कृषक कुल जनसंख्या के 4% होते हैं। वो इनका मानना था, ठीक है, कि 4% होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जीवन की गुणवत्ता की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा प्रस्तुत करना है, इसके मापन या मूल्यांकन के लिए सूचकों को निर्माण कठिन है, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ दशाओं की अतिरिक्त व्यक्तिगत भावनाएं भी निहित होती हैं। किसने कहा था, प्रोफेसर डुबे ने। ये परिभाषा है, जीवन की गुणवत्ता कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा प्रस्तुत करना है, उसके मापन मूल्यांकन के लिए सूचकों का निर्माण कठिन है। आप किसी की गुणवत्ता या क्वालिटी को लेकर इतने हिसाब से मूल्यांकन नहीं कर सकते, हर किसी न किसी का मूल्यांकन अलग होगा। तो इसको किसी एक परिभाषा किसकी थी, प्रोफेसर डुबे की, ठीक है। और उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की गुणवत्ता एवं समावेशी प्रत्यय है, जिसमें जीवन के सभी पहलू, जिसमें महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की भौतिक तुष्टि के साथ जीवन के भौतिक पक्षों पर परे स्थित अन्य पक्ष जैसे व्यक्तिगत विकास और स्वयं वास्तविकरण तथा एक स्वस्थ पर्यावरण व्यवस्था में संबंधित है। यह परिभाषा किस संस्था ने दी थी, यूनेस्को ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने की दुबे ने निम्न में से किन आवश्यकताओं का उल्लेख किया था। सांस्कृतिक, समाज, ये सभी पे किया था उन्होंने, सभी ऑप्शन दिए थे, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन यापन की आवश्यकताओं में निम्नलिखित में किसे आवश्यकता माना गया है। भाई अगर मुझे जीना है, जीवन चाहिए, जीवन यापन, मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है या गुजारना है, जो भी है, तो क्या करना होगा उसके लिए। जाहिर सी बात है भाई, मुझे उसके लिए जीवन यापन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ जो कर सकता। जाहिर से आपने मूवियाँ देखी होंगी, रोटी, कपड़ा, मकान, आदमी को यही 3 चीज़ चाहिए भाई। क्यों, खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, 3 चीज़ें। तो वही चीज़ इसमें भी है, जीवन यापन की आवश्यकताओं में किसमें, ये आवास, वस्त्र, पूर्णत, तो इसमें भी ये सभी में ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किसे जीवन की गुणवत्ता से संबंधित माना गया है? इसमें सभी भाई जाहिर सी बात है ऑप्शन वाले में, क्योंकि भाई सभी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कि बिना स्वास्थ्य के तो कुछ होता नहीं है। धन के बिना तो आजकल भाई कुछ नहीं होता है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ना आपको शिक्षा मिलेगी ना कुछ। शिक्षा के बिना आप किसी काम के नहीं। जब तक इन्वायरमेंट नहीं होगा आप क्या करेंगे? हेल्थ। तो इसका ऑप्शन जो है ई सही है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की गुणवत्ता से संबंधित कल्याण की आवश्यकता नामक वर्ग में किन वर्गों को शामिल किया जाता है? तो संबंधित कल्याण की आवश्यकता भाई दुर्बल वर्ग, असहाय, विकलांग। तो इसमें भी ऑप्शन जो है वो डी सही रहेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, निम्न में से किससे जीवन की गुणवत्ता से संबंधित नहीं माना जाता है? जाहिर सी बात है यार, कोई बेईमानी करेगा तो नहीं मानेगा ना आदमी, भ्रष्टाचार चलेगा तो कैसे कोई माने? तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है। जीवन की गुणवत्ता में निम्न में से किससे अनुकूलन की आवश्यकता माना गया है? समझ रहे हैं, जो अनुकूलन करता हो, तो उसके सांस्कृतिक वातावरण में सामंजस्य होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक वातावरण में सामंजस्य, तो इसका भी ऑप्शन जो है डी सही रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्ग की सदस्यता जो है किस में जाती है? वो पूर्णता अर्जित होती है। आप किसी वर्ग की सदस्यता को पूर्णता अर्जित कर सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? सामाजिक संरचना का अंग नहीं, सामाजिक समस्याएं जो हैं वो सामाजिक संरचना का अंग नहीं है। ठीक है, तो ये सही रहेगा। इसी के साथ देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कथन कौन सा गलत है? तो देख सकते हैं, निम्नलिखित सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता है। संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों की तुलनात्मक स्थिर पर प्रतिमानित संबंध से है। संरचना में विभिन्न अंगों में परस्पर स्थायी संबंध पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना समाज के आंतरिक संगठन को बोध कराती है। ये कथन जो है गलत है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, किस विद्वान का मानना है? तो वो है रेडक्लिफ ब्राउन को। ठीक है, तो वो कौन है? रेडक्लिफ ब्राउन है। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया के द्वारा समूह का संबंध टूट जाते हैं उसे इलियट एवं मैरिड ने किस नाम से पुकारा है? सामाजिक विघटन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बताइए कि सामाजिक संरचना निम्नलिखित में बहुत अधिक क्या होती है? तो बताइए सामाजिक संरचना निम्नलिखित में बहुत अधिक क्या जटिल? भाई सामाजिक संरचना ऐसी है ना जिसको आप कभी समझ नहीं सकते हो, जितना समझोगे उतना ही उसमें फंसते चलोगे। वो क्या जटिल है, सरल नहीं है ना, सामान्य छोटी है, वो इतनी ज़्यादा जो है उलझा हुआ है, इतना ज़्यादा कठिन है कि उसको समझना आसान बात नहीं है। ठीक है, तो उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना अंग कौन सा है? तो भाई व्यक्तियों की क्रमबद्धता के साथ है। ठीक है, तो उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है? तो वो तो पार्सन्स ने। ठीक है, तो परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में सामाजिक संरचना की व्याख्या किस समाजशास्त्री ने की है? तो वो फॉर्डमैन हीम ने की है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुना, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। सही बात है, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था होती है। गलत बात है, समाज गलत है, क्योंकि सामाजिक संरचना जो है ये एक खंड में चलती है, एक बस समझ रहे हैं, मतलब एक वे में चलती है, एक मतलब स्तर बाय लेवल चलती है। होता कहीं कहीं पे भाई यहाँ इतना है वो इतना है, तो निम्नलिखित में गलत है, इसमें भी है। तो सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं को भाई देखिए, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है, मैं अगर बोल देता हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन जो भी सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित रहती है, आप प्रभावित रहती है, गलत है। क्योंकि प्रभावित, अगर मान लीजिए कहीं किसी भी सामाजिक संरचना होगी तो वहाँ पे जो भी जैसे भी रीति रिवाज होगी वहाँ पे वो लोगों के ऊपर उतना प्रभाव पड़ेगा। तो ये गलत कथन जो है गलत है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। सामाजिक संरचना के अंग व्यक्ति नहीं बल्कि रीति रिवाज में प्रथाएं। भाई साहब इसमें तो क्या, इसमें कैसे क्या हो सकता है? आप खुद ही सोचिए, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सामाजिक संरचना का अंग व्यक्ति नहीं बल्कि रीति रिवाज प्रथाएं हैं। आप मानेंगे बिना इंसानों के, बिना व्यक्तियों के कोई रीति रिवाज चलेगी नहीं ना? तो इसलिए ये कथन गलत है। तो इसका आंसर ए सही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संरचना का निर्माण निम्नलिखित में किन सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है? साइंस बात भाई, सर्वभौतिक प्रदत्त मूल्य के समझें, तो इसका ऑप्शन ई सही रहेगा। तो अगर इसमें मान लीजिए कोई और भी आता है तो अगर ऑप्शन नहीं इतने सारे, कोई एक ऑप्शन सही कर लीजिए यार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संरचना के दो स्तर प्रक्रियात्मक उप प्रणाली तथा संरचनात्मक उप प्रणाली का उल्लेख निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने किया है? तो वो हैरी एम जॉनसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना की इकाई नहीं है? संस्थाएं, समितियां इकाई नहीं है, समूह सभी सामाजिक संरचनाओं की इकाइयां हैं। ये सभी, अब आप देख लीजिए, संस्थाएं होंगी, ठीक है, समाज कैसे बनता है भाई? संस्थाओं से बनेगा, समितियों से बनेगा, समूह से बनेगा, ठीक है। तो सभी सामाजिक संरचनाओं की इकाइयां हैं, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या नहीं, सामाजिक संरचना की इकाइयां नहीं, क्योंकि भाई देखो है जाहिर सी बात, सभी सामाजिक की इकाइयां, ऐसा थोड़ी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज की बाहरी ढांचा को समानता किस नाम से पुकारा जाता है? सामाजिक संरचना के नाम से, ठीक है, सामाजिक संरचना के नाम से पुकारा जाता है। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। मैं इसी के साथ नई वीडियो और इसके आगे का मैं कंटिन्यू करूँगा किसी और के साथ। और हाँ, अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से दे देगा, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो लाइक, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे जो भी है आप लोग मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं आप लोग को PDF नोट्स जो भी है मेरा बनेगा मैं अपलोड करा दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।